नमस्कार दोस्तों। बिहार जुडिशियरी सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रत्यायोजित विधायन को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि इस पर जितने भी कंट्रोल हैं उसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रत्यायोजित विधायन पर जो कंट्रोल है वो तीन तरह से है: जुडिशियल कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल। आज हम जुडिशियल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। जुडिशियल कंट्रोल में यदि हम देखें तो एक डॉक्ट्राइन है, उसी डॉक्ट्राइन के आधार पर ही कंट्रोल किया जाता है और वो डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशियरी इसी डॉक्ट्राइन के सहारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल करती है और ये जितने भी कंट्रोल होते हैं वो तीन तरीके से डिवाइड किए गए हैं। पहला ये है कि पेरेंट एक्ट मस्ट बी इंट्रावायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है सब ऑर्डिनेट एक्ट मस्ट बी इंट्रावायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा है सब ऑर्डिनेट एक्ट मस्ट बी इंट्रावायरस टू द पेरेंट एक्ट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हमने कहा था हमारी लेजिस्लेचर अपने लॉ मेकिंग पावर किसी और को डेलीगेट करती है। कैसे डेलीगेट करेगी? एक कानून बना करके डेलीगेट करेगी। तो वो एक कानून पहले बनाती है, तो उस कानून को पेरेंट एक्ट कहते हैं। जिस एक्ट के थ्रू किसी अदर ऑर्गन को लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट किया गया है उसे हम पेरेंट एक्ट कहते हैं। जैसे हमने देखा था आरटीआई है, आरटीआई के एक प्रोविजन में रूल बनाने के पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए थे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे दिए गए थे। तो हमारा आरटीआई जो है अब पेरेंट एक्ट माना जाएगा और उस आरटीआई के उस क्लॉज का सहारा लेकर के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसको सबऑर्डिनेट एक्ट बोलेंगे या सबऑर्डिनेट प्रोविजन बोलेंगे। तो अब हमारे पास तीन चीज हो गई, एक तो हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पेरेंट एक्ट और फिर सबऑर्डिनेट एक्ट। पेरेंट एक्ट के थ्रू डेलीगेशन के पावर मिले हैं, डेलीगेशन हुआ है, डेलीगेट के पावर मिले हैं और उसके बाद जो जो लॉ बनेंगे उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट एक्ट। तो अब हमारा जो पेरेंट एक्ट है यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने जिस पेरेंट एक्ट के थ्रू पावर डेलीगेट किया है वो पेरेंट एक्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अधीन ही होना चाहिए। उसके बाद उस पेरेंट एक्ट में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करके प्रशासन ने या एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स भी संविधान के बाहर नहीं होने चाहिए, संविधान के अल्ट्रा वायरस नहीं होने चाहिए, इंट्रा वायरस ही होने चाहिए, संविधान के तहत होने चाहिए। और उसके बाद चूंकि ये सबऑर्डिनेट एक्ट पेरेंट एक्ट के तहत बनाए गए हैं, पेरेंट एक्ट से मिले पावर के तहत बनाए गए हैं, तो ये सबऑर्डिनेट एक्ट भी पेरेंट एक्ट के अल्ट्रा वायरस नहीं होने चाहिए। तो इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अल्ट्रा वायरस तो यही है कि जहां किसी विषय पर किसी व्यक्ति को लॉ बनाने के पावर नहीं है लेकिन उसने फिर भी लॉ बना दिया तो वो अल्ट्रा वायरस हो गया। लेकिन जहां लॉ बनाने के पावर हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ही लॉ बनाने के पावर हैं और उसने किसी और सब्जेक्ट पर लॉ बना दिया वो भी अल्ट्रा वायरस हो गया। या जहां कुछ स्कोप दिए गए थे कि आपको लॉ रेगुलेशन रूल्स जो है केवल स्पेसिफिक एरिया के लिए ही बनाना है और उसने उस एरिया के अलावा किसी और पे बना दिया तो वो भी अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट मैटर आपको मिला है, जितने पावर मिले हैं, यदि उससे बियॉन्ड जाकर के आप कोई कानून बना दे रहे हैं तो आपका वो कानून अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ये है अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत। तो अब हम कहें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर अगर कोई कंट्रोल लगा सकता है तो वो यही एक सिद्धांत है जो कि लगा सकता है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है कि पेरेंट एक्ट मस्ट बी इंट्रावायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान हमारा है वो उन सीमाओं को विहित करता है जिसके भीतर रह करके हमारी पार्लियामेंट काम करेगी। अब उसी के लिए हमारे पास 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है।
आर्टिकल 246 बता रहा है कि यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट को है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों को दिया गया है। तो जिस विषय पर आपको कानून बनाने के अधिकार ही नहीं है, उसी विषय पर आपने कानून बना दिया और उसमें कह दिया कि सबऑर्डिनेट अधिकारी इस पे अपने रूल्स रेगुलेशन भी बना सकते हैं। तो जो पेरेंट एक्ट है वही कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस हो गया। यह कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं, आपने उसी को क्रॉस करके बना दिया पेरेंट एक्ट और उस पेरेंट एक्ट के तहत दे दिया पावर रूल्स बनाने के, डेलीगेट कर दिए हैं। तो पेरेंट एक्ट पर ही क्वेश्चन लग जाएगा कि पेरेंट एक्ट ही आपका अल्ट्रा वायरस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उसे शून्य घोषित किया जाता है। तो जो पेरेंट एक्ट शून्य घोषित हो जाएगा तो उस पेरेंट एक्ट के तहत दिए गए पावर के अधीन या दिए गए पावर का यूज करके जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो सब ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू यदि आपके राइट्स को वैलिड किया जा रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिस पेरेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया है वो पेरेंट एक्ट ही अल्ट्रा वायरस है, शून्य है। तो ऐसी सीमाएं हमारी संविधान ने 3 तरह से आरोपित की है, जिसके अधीन रह करके हमारी पार्लियामेंट को ही कानून बनाना होता है। पहला हमारी है एक्सप्रेस लिमिटेशंस, दूसरा है इम्प्लाइड लिमिटेशंस और तीसरा है फंडामेंटल राइट। तो जो एक्सप्रेस लिमिटेशंस हैं यानी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर आप कानून नहीं बना सकते, वो हमारा 7th शेड्यूल था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बनाएगी जब तक कि इमरजेंसी या अदर एक्सेप्शनल प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर कानून नहीं बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसी के लॉ प्रिवेल करेंगे। तो ये सीमाएं हैं, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इसी के लिए पिथ एंड सबस्टेंस कोलरेबल लेजिस्लेशन तमाम डॉक्ट्राइन सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। यानी उन सीमाओं का उल्लंघन करके आपने कोई कानून बना दिया तब हमारे संविधान का उल्लंघन हो गया और वो कानून अपने आप में शून्य घोषित किया जाएगा। दूसरा है इम्प्लॉयड लिमिटेशंस। इम्प्लॉयड लिमिटेशंस में यदि हम कहें कि इसेंशियल लॉ मेकिंग पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, पार्लियामेंट हमारी आवश्यक विधायी शक्तियों को डेलीगेट नहीं कर सकती। इन री दिल्ली लॉज केस में ये चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं कि विधानमंडल अपने इसेंशियल लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता और दूसरा जब डेलीगेट करने जा रहा है तो उसमें लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो है लेजिस्लेशन पॉलिसी बना करके ही उसको डेलीगेट करना होगा। तो ये इम्प्लाइड लिमिटेशंस लग गई हैं। अगर किसी पेरेंट एक्ट में ये चीजें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में अल्ट्रा वायरस है और उसके तहत जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो भी ऑटोमेटिकली शून्य घोषित हो जाएंगे। और तीसरा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को गारंटीड किया गया है हमारे यहाँ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के द्वारा, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 के द्वारा। तो अब जो है हमारी पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी विच आर टेकिंग अवे आवर फंडामेंटल राइट। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता हो, न्यून करता हो या कम करता हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। तो यदि पेरेंट एक्ट के द्वारा ही फंडामेंटल राइट को कम किया जा रहा है और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेरेंट एक्ट हमारा शून्य हो जाएगा और उसके तहत बनाए गए सभी रूल्स रेगुलेशन भी ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएंगे। इसके बाद जब हम आएंगे तो अगर हम फंडामेंटल राइट को देखें, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा है, तो इसमें ये केस है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1951 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1951 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें एक एक्ट था सीपी बीड़ी मैन्युफैक्चर रेगुलेशन एक्ट 1948, इसको चैलेंज किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें जो कमिश्नर था, उप कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर था या वाइस कमिश्नर था, उसको ये पावर मिली थी कि नोटिफाइड एरिया में बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, रेगुलेट कर सकता था। तो और कोई चीजें नहीं थी इसमें, उसके ऊपर
कब वो रेगुलेट कर सकता था, कब रेगुलेट नहीं कर सकता था, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया था। यानी अब बिना कोई मार्गदर्शन प्रावधान के ही पावर डेलीगेट कर दिए गए थे। और वो उस डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया था कि अब नोटिफाइड एरिया में पूरी तरह से बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया था। तो उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को चैलेंज किया गया था क्योंकि ये डिप्टी कमिश्नर को बहुत ज्यादा पावर दे रहा था। और ये आर्टिकल 19(1)(g हमारा जो राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन बिजनेस ऑक्यूपेशन था, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(g में, उसको वायलेट कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये डेलीगेशन आपका जो है ये सही नहीं है, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है और ये बहुत वास्ट पावर डिप्टी कमिश्नर को दे रहा है और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को ब्रीच हो रहा है। तो इस कारण जो है उस प्रावधान को शून्य घोषित किया गया था। इसके बाद जब हम देखें तो अब पेरेंट एक्ट के तहत जो सबऑर्डिनेट लॉ बनाई गई है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया गया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। दैट मस्ट बी इंट्रावायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन पार्ट या इम्प्लाइड पार्ट या फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, तब वो लेजिस्लेशन ऑटोमेटिकली शून्य घोषित किया जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित करेगा, कोई व्यक्ति चैलेंज करेगा और डिक्लेयर कर देगा। तो इसमें हम यदि देखें, कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो हमारा पेरेंट एक्ट है वो तो इंट्रावायरस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रावायरस नहीं है, वो वैध है, संवैधानिक है, लेकिन उसके तहत जो लॉ मेकिंग पावर किसी अधिकारी को दी गई है, रूल्स बनाने के पावर दिए गए हैं और उसने उसको यूज करके जो रूल्स बना दिए वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब उसको शून्य घोषित किया जाएगा। पहला केस हमारा है मेसर्स द्वारका प्रसाद लक्ष्मी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। 1954 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या था कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1946 को चैलेंज किया गया था। ये एक टेम्पररी पावर के रिगार्डिंग एक्ट बना था। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1946 था, अस्थायी शक्तियां प्रोवाइड की गई थी। इसके अधीन जो है एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर जो है उन्होंने कोयला नियंत्रण करने के लिए, कोल बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर पास किया था। उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि ये ऑर्डर जो है हमारी संविधान के अल्ट्रावायरस है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोयला के कारोबार में अगर एंटर कर रहा है, कोयला का बिजनेस कर रहा है, तो बिना लाइसेंस के बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि उस एक्ट में यह था कि कोई व्यक्ति कोयले का कारोबार बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता, लेकिन उसी एक्ट के थ्रू कुछ पावर डेलीगेट किए गए थे। किसको किए गए थे? जो वहां पर स्टेट कोल कंट्रोल अथॉरिटी था, उसको किया गया था कि वो अपने विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कोयले का व्यापार करने की परमिशन दे सकता था। अब ये ऐसे पावर डेलीगेशन थे, ऐसे रूल्स मेकिंग पावर डेलीगेट किए गए थे जो कि एकदम मनमाना थे और उस पर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई थी कि वो किस व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कोयले का व्यापार करने का अनुमति देगा और किसको नहीं देगा। तो कॉमन पीपल के लिए तो लाइसेंस लेना आवश्यक था ताकि वो कोयले का व्यापार कर सके, लेकिन अगर वो अधिकारी चाहता था तो किसी को बिना लाइसेंस के भी कोयले का व्यापार करने का परमिशन दे देता था। अब इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि ये आर्टिकल 19(1)(g के आधार पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये पावर मनमाना दे दिया गया है और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को ये ब्रीच करता है। वो किसको लाइसेंस देगा, किसको लाइसेंस नहीं देगा, किसको बिना लाइसेंस के परमिशन दे देगा, ये जो है ऐसा अधिकार है कि मनमाना है। तो इसलिए उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया। एक उसके बाद केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस 1981 सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत पॉपुलर केस है। इसमें भी क्या था? इसमें भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को
किसी एयर होस्टेस को की सर्विस समाप्त करने के पावर दिए गए थे। 35 के बाद एयर होस्टेस रिटायर हो जाएंगी, पहला प्राविधान ये था। लेकिन अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास ये पावर था कि किसी एयर होस्टेस को 35 के बाद भी 45 ईयर तक काम करने की अनुमति दे सकता था। ये उसका डिस्क्रिशन था। लेकिन वो किस आधार पे अनुमति देगा, किस आधार पे अनुमति नहीं देगा, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी और ये मनमाना डेलीगेशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मनमानापन क्या है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में भी है। और आर्टिकल 14 भी हमारे पास प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया गया था और वो भी आ गया था ईपी रोयप्पा के केस में। ये आर्टिकल 14 हमारा जो है मनमानेपन के अधिकार के विरुद्ध जो है संरक्षण है। और जब किसी को आप गाइडलाइन, किसी को आप डेलीगेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर, तो आप एक गाइडलाइन बनाओ, उसी के तहत जो है पावर डेलीगेट करो, ताकि वो व्यक्ति उसी गाइडलाइन के भीतर रह करके ही अपना काम करे। मनमाना आप जो है प्रत्यायोजन नहीं कर सकते, करेंगे तो अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रजनाथ गांगुली का केस है, 1986 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या था, इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को ये पावर था कि किसी एम्प्लॉइज की सर्विस वो टर्मिनेट कर सकता था, समाप्त कर सकता था। उसे 3 महीने की नोटिस दे करके उसे नौकरी से बाहर निकाल सकता था, या उसे 3 महीने का वेतन दे करके कभी भी नौकरी से निकाल सकता था। ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को ये पावर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेलीगेशन अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, क्योंकि मनमाना, अब जब भी किसी को मनमाना पावर डेलीगेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अब वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा और वो मिसयूज करेगा अपने पावर को। किस व्यक्ति को निकालना है, किस व्यक्ति की सर्विस कंटिन्यू करना है, ये उसके अपने विवेक पे डिपेंड करेगा और उसका वो मिसयूज कर सकता है। तो आर्टिकल 14 के उल्लंघन में उसे माना गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, सबऑर्डिनेट एक्ट मस्ट बी इंट्रावायरस टू द पेरेंट एक्ट। पेरेंट एक्ट बना करके पार्लियामेंट ने अपने लॉ मेकिंग पावर को किसी अन्य अथॉरिटी को दिया है। अन्य अथॉरिटीज जो रूल्स बनाती है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट, या उसे बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वो भी पेरेंट एक्ट के अधीन होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट एक्ट से ही तो उसे पावर मिला है। तो अब इसमें क्या है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट के द्वारा जो भी लिमिट बनाई गई है उसी लिमिट के अधीन ही होना चाहिए। कभी भी वो पेरेंट एक्ट के विरोध में नहीं होना चाहिए। और कभी भी जो है, जो मूल जो पेरेंट एक्ट है उसने जो प्रोसीजर बनाया है, जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, वो प्रोसीजर फॉलो करके ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी सबऑर्डिनेट एक्ट बनाया जाना चाहिए। उसके बाद वो सबऑर्डिनेट रूल्स जो है कभी भी मैलाफाइड इंटेंशन से कभी नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि डीएम जो है कभी भी 144 लगा दिया डिस्ट्रिक्ट में, कभी भी कोई रूल्स बना दिया, इस स्कूल की गाड़ी उधर से जाएगी, उस स्कूल की गाड़ी उधर से जाएगी, रूल्स बना दिया उसने जो है। तो ये भी मैलाफाइड इंटेंशन से नहीं होना चाहिए और वो रीजनेबल होना चाहिए। इन सब कसौटी को, इन सब टेस्ट को पास करके ही जो बनाए गए हैं सबऑर्डिनेट एक्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वही सही होंगे, अदरवाइज वो अल्ट्रा वायलेंस टू द पेरेंट एक्ट माने जाएंगे। इसमें एक केस है द्वारकानाथ एंड अनदर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 23 अप्रैल 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हालांकि एआईआर में ये 1972 में के बुक में मिलेगा। इसमें फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट था, यानी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की प्रोविजन 23 सब क्लॉज 1 को चैलेंज किया गया था। ये इस प्रोविजन के तहत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी भी वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी बनाए रखने के लिए रूल्स बनाने के पावर दे दिए गए थे। तो इसकी मात्रा और गुणवत्ता बनवाए रखने के लिए रूल्स बनाने के नियम दे दिए गए थे। और
इसी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 कि इसी प्रोविजन का प्रयोग करते हुए गवर्नमेंट ने एक रूल्स बना दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने प्रोडक्ट के पैकेट पर मैन्युफैक्चरर के नेम और उसके कारोबार का जो बिजनेस का एड्रेस है वो लिखना अनिवार्य कर दिया। अब ध्यान दो, रूल्स बनाने के पावर दिए गए थे टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब इन्होंने जो रूल्स बना दिए उसमें इन्होंने क्या कर दिए कि हर एक मैन्युफैक्चरर अपना नाम लिखेगा और अपना एड्रेस लिखेगा। इसी में एक मोहन घी कंपनी था, उसने अपने घी का वो उत्पाद करता था और उसने घी मार्केट में वो बेचता था, बट उसके पैकेट पर उसके कंपनी का एड्रेस नहीं लिखा हुआ था और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि पेरेंट एक्ट ने जो पावर दिया है, डेलीगेशन के रूल्स बनाने के पावर दिए गए हैं वो लिमिटेड हैं। दिस इज ओनली फॉर दी टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, न कि उसका नेम और एड्रेस कंपलसरी करने के पावर डेलीगेट नहीं किए गए हैं। और इस संबंधित यदि कोई नियम बनाया जाता है तो अल्ट्रा वायरस टू द पेरेंट एक्ट होगा और कोर्ट ने उसके इस तर्क को स्वीकार किया और उस पर हो रही कार्रवाई को जो है वो खारिज किया और उस ऑर्डर को भी रिजेक्ट किया गया। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्राइन है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर एक परफेक्ट कंट्रोल है और ये कानून जो है कहीं ना कहीं जो वास्तविक प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पेरेंट एक्ट के और सबऑर्डिनेट एक्ट के हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। यदि कार्यपालिका को कोई पावर डेलीगेट किया गया है, वो बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है, तब तो ये नियम कारगर नहीं होगा। वास्ट है, विस्तृत है, लेकिन गाइडलाइन के साथ डेलीगेट किया गया है, तब तो ये अल्ट्रा वायरस लागू नहीं होगा। लेकिन जहां पर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है और इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया है कि उस संविधान को ही ओवर रूल्ड कर रहा है, पेरेंट एक्ट को ही ओवर रूल्ड कर रहा है, तब ये सिद्धांत अपने आप में बहुत कारगर साबित होगा। और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई यदि की जा रही है अंडर दी सबऑर्डिनेट एक्ट, अंडर दी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो आप इन आधार पर चैलेंज कर सकते हैं कि पेरेंट एक्ट ही अल्ट्रा वायरस है, सबऑर्डिनेट एक्ट ही अल्ट्रा वायरस है, या सबऑर्डिनेट एक्ट अल्ट्रा वायरस टू दी पेरेंट एक्ट है। तो इस तमाम के अनुसार आप जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक कमेटी बनी थी 1932, मंत्रियों की पावर कमेटी थी, मिनिस्टर्स की पावर कमेटी ऑफ द मिनिस्टर्स 1932 थी ये। इसमें कहा गया था कि विधि बनाने की शक्ति की सीमाओं को अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट भाषा में निश्चित करना चाहिए। यदि लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट किसी और को दे रही है तो उसकी सीमाएं क्या होंगी वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जहां पर किसी को आप डिस्क्रिप्शन प्रदान कर रहे हैं, विवेकाधिकार दे रहे हैं, तो उसमें भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट मैटर में उसे अप्लाई करना है और किस में उसे अप्लाई नहीं करना है। तो इसी आधार पे हम आज अपना लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा प्रोसीजरल कंट्रोल होगा, प्रोसीजरल कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल, हम दो कंट्रोल देखेंगे ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो धन्यवाद आज के लिए, बने रहिए हमारे साथ।